नमस्कार जितेंद्र जी। नमस्कार अमित जी। जय हिंद। जय हिंद। जितेंद्र जी, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप प्रताप विहार, अमन विहार, करण विहार, इवन इंटायर किराड़ी विधानसभा में काफ़ी टाइम से आप विजिबल हो। और कोरोना के इस टाइम में आप सबसे ज़्यादा मुझे जो व्यक्ति लगे वो आप ही लगे, जो निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रहे हो। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो फंडिंग आपके पास में आती है, या इससे आप कैसे आप लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, इसके बारे में कुछ बताओगे आप मुझे? मैं आपके माध्यम से और अन्य क्षेत्र के लोगों को और अपने साथियों को बात कह देता हूँ। जो फंडिंग का आपका सवाल था, ये फंडिंग का जो इशू है, इसमें हमारे जो लोग हैं जो समाज में काम करना चाहते हैं, समाज में के अंदर मैं अपनी भूमिका अदा करना चाहता हूँ। इसमें ना हमारे बहुत सारे लोग पीछे से जुड़े हुए हैं। एक इसमें मेरे बड़े भाई हैं हेमंत, एक सेकंड नंबर पर जो ज़्यादा मुझे समर्थन करते हैं और काफ़ी समय से मेरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, मैं अमित ठाकुर जी, जो कि आप ही हैं। तीसरा हमारे सोनू हैं करण विहार से, और नईम भाई हैं, और सुभाष मतेला जी हैं, और इसमें ललित उप्रेती जी हैं, सचिन गर्ग जी हैं, अनिल शिकारा जी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे प्रोत्साहित करते, अरविंद कुमार सुरसुनिया जी हैं, खजानची लाल जी हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझे पीछे से अप्रिशिएट करते हैं, मुझे बोलते हैं जितेंद्र भाई समाज के लिए कुछ करना है, वो समाज में आप अपनी भूमिका अच्छे से दे सकते हो। और आपसे मेरा निवेदन है कि जो आप ये रणनीति और जो आप ये काम करके चल रहे हो, आगे समय तक आपने ये जारी रखना है। तो इस माध्यम से मैं इसको आगे कर पा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल आपका एजेंडा किन लोगों तक आपकी मदद पहुंचाने का है? आप एक कैटेगरी बना रखी है कि लोअर लोगों तक पहुंचाना है, या मीडियम वर्ग तक पहुंचाना है? किस तरह के लोग, और आप कहाँ से लोग आपके पास आते हैं, और आप कैसे चिन्हित करते हैं कि इन लोगों को ज़रूरत है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई हमारा जो क्षेत्र है वो किराड़ी विधानसभा में प्रताप विहार का है, और मैं पिछले 30 साल से अपने क्षेत्र के अंदर रह रहा हूँ। मुझे ऐसे काफ़ी नहीं लगा, और काफ़ी लोग नहीं हैं जो सामाजिक स्तर पर आकर सक्रिय तौर पर अपनी भूमिका अदा करते हैं। और मेरी मंशा रहती है, मैं वार्ड नंबर क्या कहते हैं 41 जो हमारे क्षेत्र के पास घर के पास रहता है, पहले अधिक फोकस मेरा वहाँ रहे, अपने घर में मजबूत करूँ। हमारे क्षेत्र के अंदर काफ़ी ऐसी परेशानियाँ हैं जो यहाँ के जो द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, उनका मैनिफेस्टो के अंदर वो बात लिखी होती है। मैं आऊँगा, प्रतिनिधियों के ऊपर आऊँगा। हाँ, तो मैं कहना मतलब समाज में जो लोग काम कर रहे हैं वो सक्रिय तौर पर काम करें। समाज में मुझे ऐसे लोग नहीं दिखते जो सक्रिय तौर पर काम करते हैं। और मैं एक आपको बात बता देता हूँ, हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसे काफ़ी लोग हैं जो दिन 4 दिन का एक दिन का ही यापन कर पाते हैं। जैसे उनकी डेली खाना डेली कमाना, यानी हैंड टू माउथ होता है, डेली बेसिस पर होता है। हमारी कोशिश है कि हम क्षेत्र में उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों तक जनप्रतिनिधि उनके जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि पहुंच पाए, और हमारा लोकल जो सर्कल है वो ज़्यादा है, जिस कारण हम लोगों तक पहुँच पाते हैं। ओके, तब आप पहुँच पाते हैं लोग जी थ्रू, या वो आप तक आ पाते हैं। बिल्कुल। तो अभी जितेंद्र जी, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, संगठन हैं, जो अभी तो खैर मुझे कोई दिखा नहीं कि जो इस तरह से लगा हुआ है काम करने में, लेकिन फिर भी अगर आप इसको कोरोना तो चलो एक बीमारी ऐसी होगी जिसके साथ हमें आगे चलना है, लड़ना है साथ में। जो भी बीमारी एक बार लाइफ में एंटर होगी उसको तो भगाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ ये मैं मान सकता हूँ कि इसके साथ जीना, इसके साथ हमें एक डेली बेस पे अपनी जो क्षमता है जीने की वो बना के चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद और भी ज़्यादा मुद्दे हैं, जैसे अभी आने वाले कोरोना के साथ में एक नया इशू डेंगू भी हो जाएगा, तो उसके साथ में आपका क्या ओपिनियन रहेगा कि आप इसमें कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? कि आपने बताया कि भाई हमारे समाज में ये कोरोना की महाबीमारी देश में आ चुकी है। तो इसका क्या कहते हैं, जब ये आया था देश के अंदर, इससे ही पहले गवर्नमेंट को और समाज सेवियों को संज्ञान में ले लेना चाहिए था, लोगों को एक्टिव कर देना चाहिए था, जो क्या कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से चैनल बना देनी चाहिए थी, ताकि लोगों तक जो उनकी समस्या आ रही है उनको क्या था वो नोटिस कर चुके आगे भाई किस समय कैसे लड़ना है, इसके एक रूपरेखा बनाई जा सके। जब हम किसी रोड को बनाते हैं उसके पीछे की जो मेहनत होती है वो एक टीम बनाकर की जाती है। आज कोरोना से पूरे देश के लोग लड़ रहे हैं, 125 करोड़ भारतीय लड़ रहे हैं, तो इसकी हम रूपरेखा बना सकते थे, काम कर सकते थे। तो इसमें गवर्नमेंट की नीति और पॉलिसी में कहीं फर्क रहा। दूसरा कि भाई जो डेंगू की बीमारी आगे आने वाले समय में होगी, उसके लिए भी अभी जो जनप्रतिनिधि हैं इतने एक्टिव नहीं है, उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है कि पिछले वर्ष 2019 में कितनी मौतें हुई,
फिर 2018 में कितने लोग की मौतें हुई, 2019 में कितने लोग बीमार पड़े। डेंगू की एक ऐसी कहते हैं महाबीमारी है, मैं महाबीमारी कहूँगा, जो हर वर्ष आती है और आदमी को झकझोर देती है। उसका आधा समय तो हॉस्पिटल के चक्कर में लग जाता है, उसके पैसे क्या कहते हैं दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। इसके ऊपर जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में लेना चाहिए ताकि समाज को हम सुरक्षित बना सकें। उसकी जवाबदेही जितनी समाज के जनप्रतिनिधियों की है उतनी सामाजिक कार्यकर्ता की भी है। मैं मान रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र है और इतने बड़े क्षेत्र में आप अकेले लगे हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि आपके पास में और ज़्यादा साथियों की ज़रूरत होनी चाहिए और आपके साथ में इस तरह के लोग जुड़ने चाहिए जो यूथ जनरेशन है या जो भी मिडिल क्लास लोग हैं या जिनको ज़रूरत है वो आपके साथ जुड़ें, या मध्यम वर्ग या अपर लेवल के आदमी जुड़ें और छोटे छोटे इन सब इशू के ऊपर आपकी हेल्प करें, क्योंकि ये कहावत है कि अकेला चना पहाड़ नहीं तोड़ सकता है, बेसिकली यही मैंने सुना है। तो आपको नहीं लगता कि आपको और लोग जोड़ने चाहिए, एक इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, एक संगठन आपको निर्मित करना चाहिए ताकि आपके साथ जुड़ें और आप एक से एक ना दो ना होके आप 11 बने। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और सबसे पहले बात, हम सामाजिक स्तर पर काम करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस की और आत्मनिर्भरता की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखा जाता है कि भाई हम आगे क्या कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्फिडेंस पा लिया है कि भाई मैं समाज में आकर काम कर सकता हूँ। और अभी कम्युनिटी भी बनाई है हमने, और उसका नाम है युवा एक शक्ति संगठन और सबका मददगार। और जो हमने युवा शक्ति संगठन बनाया है उसका बेसिक यही है कि हम उन लोगों की मदद करें जिन लोगों की मदद जनप्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं या गवर्नमेंट नहीं करती, हम तक पहुँचे। अभी हमने संगठन ये किराड़ी की प्राथमिकताओं पर बनाया है, किराड़ी से जुड़े इश्यूज पर बनाया है। तो जो अगर हम काम करेंगे किराड़ी में, जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों की समाज में नहीं सुनी जा रही है, हम उन तक पहुँचने की जरूरत महसूस करते हैं। और अब जब किराड़ी के अंदर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास सबकी बात होती है तो सामाजिक कार्यकर्ता की भी बात होती है। सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता। और जब हमारे देश को आज़ादी दिलाने की जरूरत थी तो महात्मा गांधी जी ने अकेला चलो की रणनीति और भूमिका निभाई थी। तो वही कोशिश मैं कर रहा हूँ कि भाई अकेला तो चलूँ, कम से कम संगठन बनाऊँ, लोगों तक जुड़ूँ, लोगों तक आगे आऊँ और लोगों को अपने साथ जोड़कर भाई जो हमारी समस्या समाज में हो रही है उनको दूर करने की कोशिश करूँ। भाई इससे होगा कि हम धीरे धीरे आने वाले 5 साल में अगर हम 5 लाख लोगों तक नहीं पहुंच सकते तो हम 5,000 लोगों तक तो पहुंच पाएंगे। अगर हम 5,000 लोगों तक पहुंचते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ना हमारा कोई ऐसा एक राजनीतिक दल है, ना कोई हमारी ऐसे फंडिंग आती है, ना ऐसा हम कुछ बड़ा पीछे बैकग्राउंड से आते हैं कि भाई हम इतना बड़ा मूवमेंट कर पाए। मतलब कोशिश रहेगी कि हम अपनी कहते युवा एकता संगठन को इतना विस्तार करें, इतनी प्रायोरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ करें कि लोग कहें कि आपने इस समाज को कुछ देने की कोशिश की है। तो वही मेरी इच्छा है और मेरी रणनीति है। तो इसके लिए कुछ आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे जो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं जतिंदर शुक्ला जी, तो उनके बारे में कुछ आप बताएंगे? कि कुछ लोग ऐसी भी कम्युनिटी होती है कि जो कोई अच्छा करता है उसके अपोजिट में हमेशा कोई ना कोई खड़ा होता है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपके पीछे इस तरह का तो माइनस पॉइंट तो जोड़ के लेके चल रहा होगा कोई ना कोई। तो हो सकता है उनको हम ये बोल सकते हैं कि जो अभी व्यक्तिगत तौर पे जो अभी राजनीति में सक्रिय लोग हैं उनका हम मान के चल सकते हैं। देखिए, आपने कहा कि प्रतिद्वंदी क्या कहते हैं आपके पीछे होंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब हम समाज में और अपने लोगों के लिए, व्यक्तिगत नहीं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पीछे से आपके प्रतिद्वंदी होते हैं और आपके कुछ ना कुछ एक साथी होते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं। मगर वो जो साथी होते हैं ना, वो आपको प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप गलत हो, आप ठीक करो। प्रतिद्वंदी हमारे जो पीछे हैं वो उनका मंशा ये है कि भाई खुद कुछ ना करें और दूसरों को भी कुछ ना करने दें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कुछ जो कर रहा हूँ समाज के लिए कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता मेरा कल आने वाला कैसा होगा, मुझे आज ही पता कि मेरा आज कैसा है। आज प्रेजेंट में मैं कल आने वाला प्रेजेंट को मैं जो होगा हमारा उसको अच्छा कर सकता हूँ। प्रतिद्वंदियों को मैं एक बात आपके माध्यम से कह देता हूँ, प्रतिद्वंदियों आप अपना काम
अच्छी तरह से भूमिका निभा के करो। कल को जिस दिन आप इस देश में नहीं होंगे, इस दुनिया से जब परलोक सुधार चुके होंगे, तो आपको यही जनता पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताएगी। आपकी भावी पीढ़ी जब उनके सामने खड़ी होगी तो वो आपको यही कहेंगे कि आपने हमारे लिए क्षेत्र के लिए क्या किया था, और आपकी जब जवाबदेही क्या बनती थी, आप जब कुछ नहीं कर रहे थे। आज मैं ये चाहता हूँ कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊँ, कम से कम लोग तो ये कहें समाज में कोई एक युवा तो था जो अपनी जवाबदेही समाज के लिए समझता था। तो मैं मानता हूँ कि भाई प्रतिनिधि होते हैं, और ये भी मानता हूँ वो अपनी टांग खींचते हैं, मगर मेरा ये मानना है हमें प्रतिनिधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए, अपने कामों को हमने डीपली करना चाहिए, अपने कामों की हमने समीक्षा करनी चाहिए ताकि हमारे काम किस लेवल पे चल रहे हैं। एक समस्या मैं और आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, हालांकि ये आपका काम नहीं है, लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि प्रताप विहार या किराड़ी विधानसभा में नालियों की बहुत बुरी हालत है, और इसमें जो है वो आने वाले टाइम में डेंगू भी है, और प्रॉपरली सफाई नहीं हो पाती है, एमसीडी के द्वारा नहीं आ पाते हैं। जो यहाँ लोकेलिटी के प्रधान हैं वो उस तरह करते हैं, अगर नालियों से गंद निकलता है वो उठा के बाहर फेंक देते हैं, उसके वजह से मशीन नहीं आती है, और ये काउंसलर लेवल का काम है जो उनको करना चाहिए, बट नहीं हो पा रहा है, और डेफिनेटली उसकी वजह से बीमारियाँ तो फैल रही है 100% है। तो इसमें हालांकि ये आपका काम नहीं है, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए इसमें? मैं आपको एक बात कहता हूँ अमित जी, हमारे क्षेत्र में 60,000 की आबादी है, जिसमें सब लोग मिक्स हैं। इसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सारे धर्म के लोग हैं। तो हमने जो काम करना चाहिए, समाज को मिलकर एक साथ लेके काम करना चाहिए। जब सफाई कर्मचारी आते हैं, वो जब आते हैं उनके साथ पूरा इंतजाम नहीं होता, पूरा इनको इंतजाम करने की ज़रूरत है, और अगर पूरा इंतजाम नहीं हो रहा तो चुने हुए जनप्रतिनिधि को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है कि भाई जो हमारा सफाई कर्मचारी आ रहा है वो डेंगू के ढक्कन खोलेगा और उसके बाद नाली निकालेगा और उसके बाद वो वहाँ पे रख देगा। मैं कहता हूँ उसमें मक्खी भी बैठेगी जो हज़ारों हाथों में बैठ के आपके हाथों पे आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको कहते हैं शरीर में बीमारियाँ देके जाएगी। मच्छर भी बैठेंगे और उसका कीच गाड़ियों पे लगता है, वो गाड़ी कहीं जाके कहीं खड़ी होती है, जिस कारण समाज को असुविधा होती है। मैं कहता हूं कि आपको जेसीबी मशीन जो आपने बताया, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको जनप्रतिनिधियों को करने की ज़रूरत है। और मैं आपको कह दूं भाई, लगातार जनप्रतिनिधियों को काम अगर वो करते हैं तब समाज में बने रहने की ज़रूरत है। अगर वो समाज में रहकर अपना काम नहीं कर सकते तो ऐसे पद से वो इस्तीफा दे दें, छोड़ दें अपने पद को, जिसके लिए उत्तरदायित्व जिस जनता के लिए है उस उत्तरदायित्व अपना नहीं समझते। तो उत्तरदायित्व अगर उनका समाज के प्रति नहीं होगा तो किसके लिए होगा? आने वाली भावी पीढ़ी के लिए होगा। हम अपना आज ठीक नहीं कर पा रहे तो कल कैसे ठीक करेंगे? तो जनप्रतिनिधियों को अपना आज देखना चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारी फाइल में क्या है। हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी, हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी, और हमारे यहाँ ओवर नाली फ्लो की समस्या, खाली प्लॉटों में कूड़ा पड़ा रहता है, हमारे यहाँ वोटर आईडी कार्ड की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, इतनी समस्या है, उनके ऊपर जनप्रतिनिधियों का कोई फोकस नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन भी समय पे नहीं बनती, ऐसे कई लोग हैं जिनकी पेंशन नहीं पहुंच पा रही। इन इश्यूज के ऊपर कौन काम करेगा? अगर आप पब्लिक में आकर दो कामों की जिम्मेदारी लेते हैं तो बाकी जिम्मेदारियां भी धीरे धीरे आप तक पहुंचेंगी, पता चलने लगेंगी। समाज में कोई अगर दो काम कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, आज अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि कल को आने वाली जो हमारी नस्ल है। मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि लोग इन प्रतिनिधियों के पास में जाते हैं और वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। उसके बारे में क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए? तो हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र की जो प्रक्रिया होती है, नहीं माने तो उनके खिलाफ मार्च निकालना चाहिए, उनके क्या कहते हैं दफ्तरों का घर का घेराव करना चाहिए, नहीं उठना चाहिए जब तक जब उनका काम ना हो जाए। विपक्ष को भी लाना चाहिए। विपक्ष को नहीं आता सामने, विपक्ष इसलिए नहीं आता कि विपक्ष को पता है मैं चुनाव लड़ लिया। विपक्ष तो वो भी है जो जिसको 5 वोट मिले हैं, विपक्ष वो भी है जो 10 वोट से हारा है, विपक्ष तो वो भी है ना। तो ये लोग काम क्यों नहीं करते हैं? सीधा सा एजेंडा ये है कि 5 साल तुम्हारे हैं, 5 साल मेरे हैं, ना तुम करना ना मैं करने दूंगा। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आवाज उठानी पड़ेगी, आवाज को दबाना नहीं है, आवाज को उठाना है। अगर आपने अपने मन के अंदर झांक लिया कि मैं समाज में आकर काम कर सकता हूँ, समाज को अपना दे सकता हूँ, तो क्यों डरते हो कल से? 60 साल की उम्र में जब एक्सपायर होगा तो उससे अचानक 30 साल की उम्र में आप समाज के लिए कुछ करके चले जाओ। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो कल जाना है उससे अच्छा आज ही चले जाऊँ, समाज में दे सकता हूँ अपना योगदान तो देता रहूँ। ये मेरी कोशिश है, यही मेरी मंशा है। आगे ऊपर वाला मालिक है, मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं।
नहीं नहीं, आपकी बहुत अच्छी सोच है और उम्मीद करते हैं भविष्य में आप ऐसे लगे रहेंगे। बहुत अच्छा आपके साथ बात करके लगा। धन्यवाद। जी, नमस्कार।